तो अब मैं मैकेनिकल मशीनिंग का अगला जो टॉपिक है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम, जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा मिलिंग। तो तुम जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो सब तुम नोट करते जाना, जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट तुम टिक करते जाना, और यहीं से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सारा, जो तुम्हारा एसएससी जेई में और स्टेट लेवल के एग्जाम हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो उसमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सारा इससे बन जाएगा, तो ये सफिशियंट है। तो सबसे पहले शुरुआत तुम्हारा ये क्या है, मिलिंग क्या होता है इसका देखो क्या है तुम्हारा, इसका डिफिनेशन देख लो। इट इज ए वर्सटाइल प्रोसेस ऑफ मशीनिंग बाय मल्टी पॉइंट कटर माउंटेड ऑन द शाफ्ट नोन एज आर्मर। क्या हुआ, यह एक वर्सटाइल प्रोसेस है, बहुत तरीके से, बहुत वर्सटाइल तरीका ये होता है। ये कह रहा है कि बहुत वर्सटाइल कटर होता है मशीनिंग बाय मल्टी पॉइंट कटर, इसमें तुम्हारा जो कटर होता है मल्टी पॉइंट कटर होता है मिलिंग में, और माउंटेड ऑन अ शाफ्ट नोन एज आर्बर। शाफ्ट जिस पे तुम्हारा माउंट होता है उसको आर्बर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कटर माउंटेड, देखो शाफ्ट कौन सा हो गया, शाफ्ट तुम्हारा कहते हैं जिस पे तुम्हारा कटर माउंट होता है, जहाँ पे तुम्हारा ये शाफ्ट माउंट होता है, कटर माउंटेड ऑन द शाफ्ट नोन एज आर्बर। ठीक है, समझ गए ना। मतलब क्या हुआ कि मिलिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो कि मल्टी पॉइंट कटर होता है एक, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारा हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया कि जो मल्टी पॉइंट कटर जो शाफ्ट पे माउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्बर। याद रख, ये बहुत बार आया हुआ है कि जहाँ पे तुम्हारा मल्टी पॉइंट जो कटर होता है उसको जहाँ पे वो करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो आर्बर कहलाता है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तुम देखना, यही सब क्वेश्चन सब रहेगा। अगला क्या है तुम्हारा, मिलिंग कटर इन्वॉल्व्स एक्सियल एंड रेडियल रेक। मिलिंग कटर में जो इन्वॉल्व होता है, जो एक्सियल और रेडियल रेक, दो रेक एंगल होता है, जो मैंने तुम्हें अभी मैं बताऊंगा जब वो मशीन टूल पढ़ाऊंगा ना, उसमें तुम्हें सभी सब पता लग जाएगा। ये क्या है, मिलिंग कटर इन्वॉल्व एक्सियल एंड रेडियल रेक, या मिलिंग कटर में कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, एक्सियल और रेडियल रेक इन्वॉल्व होता है। एंड कैन बी यूज फॉर मशीनिंग अ लेयर फॉर्म। इसमें जो मशीनिंग होता है किसका होता है, तुम्हारा लेयर फॉर्म में होता है। लेयर फॉर्म में कहाँ से, सरफेस से। प्रोड्यूसिंग स्लॉट कटिंग गियर्स, प्रोड्यूसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स टीसी। मिलिंग का यूज कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मिलिंग का यूज तुम्हारा होता है स्लॉट्स कटिंग करने में, गियर कटिंग करने में, और प्रोड्यूसिंग इंटरनल एक्सटर्नल जो थ्रेड होता है वो उसका यूज तुम्हारा प्रोड्यूस करने में तुम्हारा मिलिंग का यूज होता है। मिलिंग का टाइप कितना होता है, मिलिंग का टाइप सबसे पहला एंड मिल कटर टाइप देख लो। सबसे पहला एंड मिल कटर, सेकंड तुम्हारा पेरीफेरल कटर, थर्ड तुम्हारा साइड मिल कटर, फोर्थ तुम्हारा स्ट्रडल मिल कटर, फाइव तुम्हारा क्या हो गया, हैंग मिल कटर, सिक्स तुम्हारा हो गया फॉर्म मिल कटर। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉप ये तुम्हें याद नहीं करना है कितने टाइप का होता है, लेकिन एक झलक में ये पता लग जाना चाहिए कि किसका टॉपिक है। जैसे एंड मिल कटर, तो ये तुम्हारा मिलिंग का हो गया, एंड मिल कटर। पेरीफेरल तुम्हारा क्या होगा, मिलिंग का पार्ट हो गया। साइड मिल कटर ये तुम्हारे मिलिंग का पार्ट हो गया। स्टडल मिल कटर तुम्हारा मिलिंग का पार्ट हो गया। हैंग मिल कटर तुम्हारा मिलिंग का पार्ट हो गया। फॉर्म मिल कटर तुम्हारा क्या होगा, मिलिंग का पार्ट हो गया। सबसे पहला इसको हम एक वन बाई वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है तुम्हारा, एंड मिल कटर। तो तुम्हारा एंड मिल कटर में सबसे पहला तो एंड मिल कटर क्या होता है, यूज अंडर वर्टिकल मिलिंग मशीन। एक कब यूज करते हैं मिल कटर को, वर्टिकल मिलिंग मशीन में, ठीक है। और वर्टिकल स्पिंडल कंट्रोल इसमें होता है। अब तुम बोलो इस समझ नहीं, और देखो ये कोई वर्टिकल शाफ्ट है, ये वर्टिकल शाफ्ट है जिसपे तुम्हारा ये टूल हो गया, तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो गया, टूल हो गया। मान लो समझ लो कि ये वर्टिकल शाफ्ट हो गया तुम्हारा, ये वर्टिकल शाफ्ट पेन को ले लो, और ये तुम्हारा ये जो नीचे है, नीचे ये क्या है, टूल है सिर्फ। मान लो ये राउंड है अगर, तो ये टूल यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे करके, देखो ये ऐसे है, ऐसे फिक्स है, लेकिन ऐसे ये वाला कटर का पार्ट हो गया, ये तुम्हारा शाफ्ट का पार्ट हो गया, तो ये ऐसे से रोटेट करेगा, तो ये क्या हो गया, एंड मिल कटर तुम्हारा हो गया। तो उसी तरह ये तुम्हारा शाफ्ट है, और इसमें तुम्हारा ये क्या हो गया, ये टूल तुम्हारा है, ये कटर तुम्हारा, तो ये क्या, तो इसको हम आर बोलेंगे जहाँ पे कटर फिक्स होता है। अब देखो ये तुम्हारा बेसिकली एक क्यूब है, एग्जांपल के लिए क्यूब है, ये ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट इस पे ऐसे होगा, ये जाएगा और ये मटेरियल को रिमूव करते जाएगा। मतलब मान लो कि ये ब्लॉक है, टूल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये तुम्हारा वर्टिकली ऐसे से रोटेट करेगा, और ये ऐसे करके, और ये ऐसे इसको कट करेगा ऊपर ऊपर, वैसे वैसे, समझ गए। ये तुम्हारा क्या होगा, इंड मिल कटर हो गया। मतलब इंड मिल कटर मतलब हो गया तुम्हारा कि इंड से काट रहा है, इंड की ओर से काट रहा है। इसमें तुम्हारा स्पिंडल कैसे यूज होता है, वर्टिकल। ये सब पूछेगा कि इंड मिल कटर में स्पिंडल हम कैसे यूज करते हैं। तो इंड मिल कटर में जो यूज करते हैं स्पिंडल, वो तुम्हारा वर्टिकल होता है, ठीक है। और तुम्हारा ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो एक तुम्हारा फेस मिल कटर होता है,
इंड मिल कटर हो गया, इसी में तुम्हारा एक फेस मिल कटर होता है। फेस मिल कटर दो टाइप का होता है, एक सिमेट्रिकल फेस मिलिंग कटर और असिमेट्रिक, नाम से ही तुम्हारा है। इंड मिल कटर को हम क्या बोलते हैं, फेस मिल कटर बोलते हैं। जो इंड मिल कटर होता है उसी को हम फेस मिल कटर बोलते हैं। तो इसमें दो टाइप का होता है, एक तुम्हारा हो गया सिमेट्रिकल फेस मिलिंग कटर, एक तुम्हारा हो गया असिमेट्रिकल फेस मिलिंग कटर। जैसे कि नाम से लग रहा है कि सिमेट्रिक फेस से काटेगा और एसिमेट्रिक फेस से काटेगा। ठीक है, अब देखो जो अगला तुम्हारा है, अगला क्या है तुम्हारा सिमेट्रिकल फेस मिलिंग कटर। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वेन कटर्स सेंटर कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द वर्क पीस। मतलब तुम्हारा क्या हो गया, ये बोल रहा है कि अगर ये तुम्हारा वर्क पीस है, ये तुम्हारा वर्क पीस है और इसका एक्सिस ये है, ठीक है, और तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा अगर टूल, ये तुम्हारा रोटेट ऐसे कर रहा है, तो इसका एक्सिस और इसका जो एक्सिस है वो मैच करना चाहिए। मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो ना, देखो तुमसे बताता हूँ। क्या तुम्हारा ये तुम्हारा अगर वर्क पीस है, ठीक है, तो इसका एक एक्सिस होगा, और तुम्हारा ये कटर है तो इसका भी एक्सिस होगा। तो दोनों का एक्सिस अगर एक लाइन में आ गया, ठीक है, वेन क्या देखो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बोल रहा है तुम्हारा कि वेन कटर सेंटर कोइंसाइड विद द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वर्क पीस। जो वर्क पीस का सेंट्रल एक्सिस है वो इसका एक्सिस अगर कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा, ये सिमेट्रिकल तुम्हारा हो गया, सिमेट्रिकल फेस मिलिंग कटर। देखो इसमें तुम्हारा कंपलसरी अप्रोच, अभी देखो एक इसमें टर्म यूज होता है कंपलसरी अप्रोच, एक तुम्हारा कंपलसरी, देखो ये लिखो कंपलसरी अप्रोच इन द फेस मिलिंग कटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एंड मिल कटर आफ्टर विच कंप्लीटिंग विड्थ ऑफ द वर्कपीस कम्स अंडर द मिल कटर। सिमेट्रिक, देखो कंपलसरी अप्रोच तुम्हारा क्या हो गया, देखो जैसे ये तुम्हारा वर्कपीस हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा टूल हो गया, दोनों का एक्सेस मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फेस मिलिंग कटर। इसी को तुम्हारा दूसरा नाम भी क्या है, एंड मिल कटर। इसी का दो पार्ट होता है सिमेट्रिकल। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कंपलसरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कंपलसरी अप्रोच क्या है तुम्हारा, पूछेगा कि कंपलसरी अप्रोच क्या होता है, तुम बताओगे क्या, कि देखो अगर डिफिनेशन देखोगे तो क्या है तुम्हारा, इन फेस मिलिंग इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एंड मिलिंग कटर आफ्टर विच कंप्लीट विड्थ ऑफ द वर्क पीस कम अंडर द मिल कटर। मतलब जो कंप्लीट विड्थ है वो तुम्हारा वर्क पीस से अंदर आएगी तो वहां तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं, तुम्हारा कंपलसरी अप्रोच। देखो ऐसे ये तुम्हारा वो हो गया टूल, व्हील हो गया ये तुम्हारा कटिंग टूल, ये तुम्हारा वर्क पीस है, ये तुम्हारा क्या है वर्क पीस है। अब देखो ये पहला फिगर हो गया। अब दूसरा डायग्राम देखो, टूल का मूवमेंट होगा, टूल का मूवमेंट होगा तो फिर टच करेगा ये दूसरा तुम्हारा डायग्राम हो गया। अब थर्ड में देखो, थर्ड में टूल कहीं ये कटर तुम्हारा कहीं यहाँ आ जाएगा। देखो ये जो विड्थ है, पहले इसके डिस्टेंस यहाँ था, पहले कहाँ था, पहले ये डिस्टेंस कुछ समथिंग डिस्टेंस पे था, ठीक है। उसके बाद इसको फीड देना शुरू की, कटर को हमने क्या करा कि धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करा। तो क्या हो गया कि ये टच किया, यहाँ पे टच कट रहा है, लेकिन अभी पूरा ये विड्थ ये नहीं कांटेक्ट में आ रहा है व्हील के। तो देखो यहाँ टच कर रहा है, और उसके बाद ये थर्ड फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, व्हील जो है पूरा का पूरा वर्कपीस को के विड्थ को अपना मैनेज कर रहा है। तो जितना ट्रैवल करना पड़ा इसको, यहाँ से इसके सेंटर को यहाँ से लेकर ये सेंटर को यहाँ से लेकर यहाँ तक, वही तुम्हारा कंपलसरी अप्रोच हो गया। तो तुम्हारा कंपलसरी अप्रोच क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया। अब ये मान लो ये यहाँ से इस पॉइंट पे इसके पूरे विड्थ को काटने के लिए एक्स डिस्टेंस किया, तो तुम्हारा क्या कंपलसरी अप्रोच हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। देखो पहले टूल यहाँ था, तो यही डायग्राम में तुम्हें दिख जाएगा कि पहले टूल ये था, ये पहले O1 यहाँ ऑरिजिन था, उसके बाद O2 तुम्हारा ऑरिजिन आ गया। O2 ऑरिजिन जो आ गया तो क्या होगा तुम्हारा कि ये वाला पूरा विड्थ को कट करने लगा। तो पहले का डिस्टेंस, ये यहाँ से देखिए, पहले का डिस्टेंस जो जितना इस वर्कपीस में ट्रैवल किया, इसके विड्थ को पूरा मैनेज करने के लिए वही तुम्हारा कंपलसरी अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। W यहाँ विड्थ लिखा हुआ। अब देखो ये x तुम्हारा क्या होता है, x तुम्हारा कंपलसरी अप्रोच हो गया, x तुम्हारा क्या हो गया, कंपलसरी अप्रोच हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इससे क्या लिखते हैं, निकालना बहुत सिंपल, जब सिमेट्रिक रहा तो x 1/2 इंटू डी माइनस 1500 डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। अब देखो डी तुम्हारा क्या होगा, डायमीटर ऑफ द, डी इज नथिंग बट डी तुम्हारा क्या होगा, बेसिकली डायमीटर ऑफ द व्हील, मतलब कौन सा व्हील, कटिंग व्हील,
एक सिमेट्रिक फेस मिलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू 1/2 डी माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू तुम्हारा विड्थ हो गया वर्क पीस का, डी तुम्हारा डायमीटर ऑफ व्हील ये, और एक्स तुम्हारा हो गया कंपल्सरी अप्रोच, तो इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है 1/2 इंटू डी माइनस रूट डी स्क्वायर में डब्ल्यू स्क्वायर। दूसरा तुम्हारा सेकंड क्या आता है, अगला तुम्हारा आएगा असिमेट्रिक मिल कटर। मतलब देखो ये वर्क पीस है, इसमें तुम्हारा क्या था, ये वर्क पीस और जो व्हील था उसका दोनों का जो एक्सिस था वो क्या कर रहा था, कोइंसाइड कर रहा था। लेकिन इसमें देखो ये वाई पार्ट समझ लो कि वाई पार्ट से क्या है, मान लो कि ये वाला वर्क पीस है और ये व्हील है, लेकिन इसका ये वाला तुम्हारा एक्सेस हो गया या और ये व्हील का एक्सेस ये हो गया, तो दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आ गया कुछ, तो ये तुम्हारा वाई से डोनेट किया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स तुम्हारा क्या हो गया कंपल्सरी अप्रोच, क्या हो गया तो 1/2 इंटू डी माइनस डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2y डब्ल्यू प्लस 2y का होल स्क्वायर। वाई तुम्हारा क्या होता है अनसिमेट्रिकल पार्टीशन पोर्सन होता है तुम्हारा। वाई तुम्हारा ये डिस्टेंस हो गया जो असिमेट्री का पार्ट है, वाई तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा सिमेट्री का पार्ट है, ठीक है। एक्स तुम्हारा क्या हो गया, क्या एक्स तुम्हारा क्या होगा 1/2, एक्स तुम्हारा क्या होगा 1/2 डी माइनस, एक्स तुम्हारा क्या होगा 1/2 डी माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस क्या हो गया डब्ल्यू प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये वाई तुम्हारा क्या हो गया अनसिमेट्रिकल पार्ट हो गया, यस एसिमेट्रिक का पार्ट। इसी को फेस मिलिंग, और फेस मिलिंग को क्या बोलते हैं हम एक और एंड मिल कटर। अब देखो स्लॉट मिलिंग यूजिंग एंड मिल कटर, इसमें भी क्या तुम्हारा यूज करते हैं, क्या है स्लॉट मिलिंग, इसमें एक और स्लॉट मिलिंग करता है। मतलब क्या हुआ तुम्हारा स्लॉट में क्या नाम से लग रहा है तुम्हारा कि स्लॉट को कट करता हुआ, तो स्लॉट मिलिंग में क्या होता है, अगर देखो फॉर्मूला है तो इसका सिंपल है, इफ डी और डब्ल्यू दोनों सेम है, यानी कि डायमीटर ऑफ व्हील और विड्थ ऑफ द वर्क पीस दोनों सेम है, तो तुम्हारा डायमीटर ऑफ व्हील और व्हील ऑफ वर्क पीस का जो विड्थ है वो सेम है, तो इस चीज तो कुछ नहीं dy/2 तुम याद रखना, ठीक कंपल्सरी अप्रोच, ठीक है। और ये थर्ड स्लॉट मिलिंग क्या होता है, अगर तुम्हारा स्लॉट मिलिंग लिख दिया तो क्या होगा, नहीं तो डी और डब्ल्यू दोनों सेम दिया हुआ कि डायमीटर ऑफ द व्हील एंड द विड्थ ऑफ द वर्क पीस इज सेम, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू dy/2 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा dy/2, देखो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ। स्लॉट मिलिंग में क्या होता है यूजिंग एंड मिल कटर यूज करते हैं, इससे पूछता है स्लॉट मिलिंग कौन सा यूज करना है, तो तुम्हारा एंड मिल कटर यूज करते हैं। तुम्हारा क्या होगा ये, तो अगर नहीं तो ऐसे भी लिख देगा कि डायमीटर ऑफ द व्हील एंड द वर्क पीस का जो विड्थ है वो दोनों सेम है, तो तुम्हारा क्या होगा इस इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा dy/2 तुम्हारा आ जाता है। इसमें एक नथिंग बट क्या है कंपल्सरी अप्रोच। अगला तुम्हारा क्या आ रहा है पेरिफेरल कटर। ये पेरिफेरल कटर इज यूज्ड, अगर हम पेरिफेरल कटर यूज करते हैं, देखो पहला तो ये पार्ट था तुम्हारा एंड कटर का, तो दूसरा अगला पार्ट तुम्हारा क्या होगा पेरिफेरल कटर का। पेरिफेरल कटर का मतलब क्या पेरिफेरी से कट करेगा, तुम्हारा नाम से लग रहा है। इफ पेरिफेरल कटर इज यूज्ड देन मिलिंग कैन बी क्लासिफाइड एज अप मिलिंग एंड डाउन, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। देखो अगर हम पेरिफेरल कटर यूज करते हैं मतलब क्या हो तुम्हारे पेरिफेरल से तुम्हारा कट करेगा, पेरिफेरल से वो कट करेगा। तो अगर हम पेरिफेरल कटर बात करें इसमें दो टाइप का होता है, एक अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिफेरल कटर, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आता है। पेरिफेरल कटर इज कवर्ड बाई हॉरिजॉन्टल कटर एंड हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। मतलब क्या होता है पेरिफेरल कटर में कौन सा यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन यूज करते हैं, मिल आगे। लेकिन क्या होता है एंड मिल कटर में कौन सा यूज करते हैं हम, एंड मिल कटर में हम यूज करते हैं बेसिकली कौन सा वर्टिकल मिलिंग। चलो ठीक है, इसी में तुम्हारा पेरिफेरल स्लैब कटिंग होता है। स्लैब कटिंग क्या होता है तुम्हारा मिलिंग, कंफ्यूज मत करना वर्ड से। एक स्लॉट कटिंग था, स्लॉट का फॉर्मेशन किससे करते हैं एंड मिल कटर से, लेकिन स्लैब का किससे करते हैं, स्लैब मतलब पेरिफेरल से कटते हैं, मतलब पेरिफेरल कटर हो गया। इसमें दो होता है तुम्हारा, एक अप मिलिंग होता है एक डाउन मिलिंग होता है, ठीक है। अप मिलिंग क्या होता है तुम्हारा, अप मिलिंग में तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बार बार समझ गए जिसपे तुम्हारा क्या है कटर फिक्स है, समझ गए। ये तुम्हारा वर्क पीस है, मान लो ये वर्क पीस है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल शाफ्ट ये तुम्हारा वर्क पीस है और ये तुम्हारा रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जो अप मिलिंग में होता है वो तुम्हारा ये जो तुम्हारा व्हील है और जो वर्क पीस का मूवमेंट होगा क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अप मिलिंग डाउन मिलिंग में सबसे बड़ा अंतर है क्या क्या, देखो अप मिलिंग इसको अप मिलिंग कहते हैं कि जो तुम्हारा व्हील का मूवमेंट है, व्हील का जो रोटेशन है और तुम जो फीड दे रहे हो वर्क पीस में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। मान लो व्हील ये जो कटिंग व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे जा रहा है इधर की ओर जा रहा है, मतलब क्या यहाँ से और तुम देखो तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, ठीक है। लेकिन वर्क पीस कहाँ से जाएगा, राइट से लेफ्ट की ओर में, तो क्या होगा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। लेकिन डाउन मिलिंग केस में क्या होता है दोनों सेम डायरेक्शन में होता है।
देखो ये क्या, व्हील तुम्हारा रोटेट कैसे कर रहा है, लेफ्ट से राइट, ठीक है, लेकिन वर्कपीस भी यहाँ क्या करेगा, लेफ्ट से राइट की इधर लेफ्ट से राइट की मूव करेगा। लेकिन अपमिलिंग केस में क्या होता है, अपोजिट, अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तुम्हारा कटर, तो जो तुम्हारा वर्कपीस हो जाएगा वो राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। अब देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपमिलिंग में क्या क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द वर्कपीस अंदर कटर व्हील विल बी अपोजिट, समझ गए, मतलब डायरेक्शन जो होता है वर्कपीस का और कटर का दोनों का अपोजिट होता है। सेकंड क्या है, अपमिलिंग में टूल लाइफ विल बी लेस, तो इसमें क्या होता है, टूल लाइफ क्या होता है, इसमें लेस होता है अपमिलिंग में। थर्ड क्या होगा, सरफेस फिनिश विल बी पुअर, इसमें क्या होता है, सरफेस फिनिश पुअर होता है। द कटर टेंड्स टू लिफ्ट द वर्कपीस एबव द टेबल, अपमिलिंग में क्या होता है, अपोजिट घूम रहा है, तो क्या करता है तुम्हारा ये क्या ट्राई करता है कि वर्कपीस को टेबल से लिफ्ट करना चाहता है। तो लिफ्ट करना चाहेगा तो क्लैंपिंग क्या चाहेगा, हमको क्लैंपिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। उसके बाद चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, और देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अपमिलिंग में चिप थिकनेस तुम्हारा क्या होता है, अपमिलिंग चिप थिकनेस क्या होता है, मिनिमम से अपने अपोजिट हो गया, तो क्या होता है इसमें मिनिमम से मैक्सिमम की ओर क्या होता है, चिप थिकनेस होता है। अगर तुम्हारा क्या होगा, डाउन मिलिंग क्या होता है तुम्हारा, मैंने बताया भी कि जो ये रोटेशन जो कटर का हो रहा है, और कटर का अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है देखो, तो वर्कपीस का भी लेफ्ट से राइट की ओर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। समझ में आ गया। अब देखो अगला क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा होगा, ठीक है, डाउन मिलिंग। इन डाउन मिलिंग बैकलेस एलिमिनेटर रिक्वायर्ड। डाउन मिलिंग में तुम्हारा क्या होगा, ये पूछिएगा तुमसे, बैकलेस एलिमिनेटर किस में यूज़ करते हैं, तो डाउन मिलिंग में, या बैकलेस एलिमिनेटर किस में यूज़ करते हैं हम, डाउन मिलिंग में। डायरेक्शन ऑफ वर्कपीस एंड कटर विल बी सेम, पहले बता दिया मैंने तुम्हें। टूल लाइफ विल बी हाई, इसमें टूल लाइफ क्या होता है, हाई होता है। एक और बैकलेस एलिमिनेटर किस में यूज़ करते हैं, तो डाउन मिलिंग में। सरफेस फिनिश विल बी बेटर, इसमें सरफेस फिनिश बढ़िया होता है। द कटर टेंस टू पुश द वर्कपीस टुवर्ड द टेबल, इसमें क्या होता है डाउन मिलिंग में कि वर्कपीस ट्राई करता है वर्कपीस को पुश करता है टेबल पे रहने के लिए, इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड किसमें, डाउन मिलिंग में। और ये देख लो क्या होता है तुम्हारा, बैकलेस एलिमिनेटर किस में यूज़ करते हैं हम, बैकलेस एलिमिनेटर यूज़ करते हैं डाउन मिलिंग में। अगला पार्ट तुम्हारा हो गया, चिप थिकनेस वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, लेकिन क्या था, अब मिलिंग में मिनिमम टू मैक्सिमम होता है। चिप थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, ये देखो, टी मैक्सिमम तुम्हारा क्या होगा, चिप थिकनेस, मतलब मैक्सिमम चिप थिकनेस क्या होता है, 2FM/n टू स्मॉल d बाई कैपिटल डी। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम चिप थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, 2FM/nz रूट अंडर स्मॉल d बाई कैपिटल डी। जहाँ पे नोटेशन देख लो क्या क्या, FM तुम्हारा क्या हो गया, टेबल स्पीड, किसमें, mm/मिनट में। FM तुम्हारा किस में यूज होता है, FM जो यूज हो रहा है क्या हो रहा है तुम्हारा, टेबल स्पीड mm/मिनट में। फिर N तुम्हारा RPM में तुम्हारा रहेगा। Z तुम्हारा नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा, जो टीथ तुम्हारा कटिंग व्हील पे है। D तुम्हारा डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा। कैपिटल D तुम्हारा डायमीटर ऑफ द कटर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मैक्सिमम चिप थिकनेस कितना होता है तुम्हारा, 2FM/nz रूट अंडर स्मॉल d बाई कैपिटल D। तो तुम्हारा FM तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा FM तुम्हारा क्या होगा, FM इज नथिंग बट क्या होता है, टेबल स्पीड। तो टेबल स्पीड क्या होता है, mm/मिनट में पुट करेंगे, यूनिट बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है। 2FM/FM क्या होगा तुम्हारा, टेबल स्पीड जो mm/मिनट में रहेगा। N तुम्हारा RPM में रहेगा। Z तुम्हारा नंबर ऑफ टीथ हो गया। स्मॉल d तुम्हारा डेप्थ ऑफ कट हो जाता है। कैपिटल D तुम्हारा क्या हो जाता है, हाँ, डायमीटर ऑफ द व्हील, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और अगर तुम्हारा मिनिमम इसका जो है 0 तक जा रहा है क्या चिप थिकनेस, तो तुम क्या करोगे, टी एवरेज इक्वल टू टी मैक्स बाई 2 सीधा हो जाता है। मतलब जो मैक्सिमम टी एवरेज है जो टी मैक्स बाई 2 हो जाता है, जो मैक्सिमम चिप थिकनेस रहेगा वही 2 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो अगर दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तुम्हें ये सारा वैल्यू अगर दिया होगा, मान लिया टेबल स्पीड इतना है, तो क्या होता है mm/मिनट टेबल स्पीड को लिखते हैं। N इज RPM हो गया, Z तुम्हारा नंबर ऑफ टीथ हो गया, और D तुम्हारा डेप्थ ऑफ कट हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा टी मैक्सिमम चिप थिकनेस का, 2FM/nz रूट अंडर स्मॉल d बाई कैपिटल D। देखो सब कंपल्सरी अप्रोच सब में होता है, तो इसमें होगा, किसमें, इसमें भी होगा। क्या, कैलकुलेटिंग कंपल्सरी अप्रोच केस ऑफ पेरिफेरल कटर, वो तुम्हारा एंड मिल कटर का कंपल्सरी अप्रोच था, ये तुम्हारा पेरिफेरल कटर का हो गया। कंपल्सरी अप्रोच इसमें क्या होगा, कंपल्सरी अप्रोच इन केस ऑफ पेरिफेरल कटर कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कटर आफ्टर विच मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट बी अचीव। इसमें भी सेम चीज, अभी ये व्हील रोटेट कर रहा है, मान लो तुम्हारा कुछ थिकनेस है डी तुम्हारा डेप्थ ऑफ कट है, तो पहले ये व्हील रोटेट कर रहा है, तो पहले यहाँ ये आया पोर्शन, ठीक है, ये टच कर रहा है, लेकिन हमको डी चाहिए था, तो इसका जो सेंटर है यहाँ से लेके यहाँ ट्रेवल करेगा, कुछ करेगा, तब ना
इतना हमको डेप्थ ऑफ कट डी देगा पूरा। ये व्हील ऐसे यहाँ पे फिर से मैं तुम्हें इसमें बता रहा हूँ, पेरिफेरल कटर तुम समझ नहीं पा रहे लग रहा है। देखो पेरिफेरल कटर के केस में ये वर्कपीस तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब देखो ये व्हील है, कहीं ये व्हील है, ये कहीं व्हील है, इसका ये ऑरिजिन हो गया, यहाँ टच कर रहा है, ये एक हो गया। अब लेकिन मुझे डी डेप्थ ऑफ कट क्या चाहिए, डी चाहिए। तो सेकंड केस में आओ, सेकंड केस में क्या तुम्हारा हो जाएगा कि डी तो डेप्थ ऑफ कट चाहिए, डी चाहिए, तो क्या करेगा, पहले ये O1 हो गया। अब देखो फिर क्या आएगा तुम्हारा, टूल कहीं यहाँ टच करेगा तो ये तुम्हारा O2 हो जाएगा, O2 तुम्हारा हो जाएगा। समझ में आ गया। ये तो ये तो मतलब ये टच किया, लेकिन दूसरा में ये क्या हो गया, यहाँ ये कर लिया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ आने के लिए, मतलब पहले यहाँ था अभी यहाँ आ गया, तो जितना ये ट्रैवल, यही तुम्हारा कंपल्सरी अप्रोच इसमें होता है। ये डी मतलब इसका डेफिनेशन क्या है लिखेंगे हम, कंपल्सरी अप्रोच इन केस ऑफ पेरिफेरल कटर कैन बी डिफाइंड, क्या डिफाइन कर सकते हैं, एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कटर आफ्टर विच मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट अचीव। मतलब जो तुम्हारे डी है डेप्थ ऑफ कट उतना अचीव करती है, तो वही तुम्हारा इसमें कंपल्सरी अप्रोच होता है। समझ में आ गया। अब देखो कैसे, देखो ये तुम्हारा, ये इतना तुम्हें याद करना नहीं है, अगर करना तो तुम देख लो। देखो O1 O2 निकालना, यही डिस्टेंस निकालना O1। तो देखो ये A1 हो गया, B हो गया, D हो गया और ये हो गया, ये सेंटर है दोनों का, मतलब पहले यहाँ का अब यहाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा O1 O2 इक्वल टू ये लगा दो, कौन सा OA स्क्वायर माइनस O2 A स्क्वायर, तो तुम्हारा क्या dy2, ये तुम्हारा कितना डिस्टेंस आएगा O2A तुम्हारा क्या आएगा, टोटल dy2 तुम्हारा हो जाएगा, और माइनस ये वाला डिस्टेंस मतलब d। तो सिंपल इसका क्या आ जाएगा, पेरिफेरी रूट अंडर स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। लेकिन उस ठीक है, इसमें कंपल्सरी अप्रोच पेरिफेरल में क्या तुम्हारा होता है, रूट अंडर स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। स्मॉल डी तुम्हारा डेप्थ ऑफ कट हो गया, कैपिटल डी तुम्हारा व्हील का डायमीटर हो गया, समझ गए। और तुम्हारा देखो स्लैब कटिंग जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, पेरिफेरल कटर इसी को बोलते हैं। समझ में आ गया इतना, ये सारा समझ में आ गया। ये सारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तुम थ्योरी एक बार ध्यान रखना, क्वेश्चन सारा का सारा तुम्हारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये तुम्हारा तो गेट के लिए तो तुम जा नहीं रहे हो तो अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं उतना देखना, अभी तुम बेसिक बस जान लो, जितना कि ऑब्जेक्टिव बन जाए SSJE का और स्टेट टेबल का, ठीक है। एक और फॉर्मूला की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ तुम्हें ये बताया था कि मैक्सिमम थिकनेस क्या होता है, 2 बाई जेड स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी। तो एफएम इसका टू फॉर्मूला था FT इंटू NZ। यहाँ से एफएम इसका टू क्या होता है, FT इंटू NZ। एक और यहाँ फॉर्मूला होता है FN इसकल टू FT इंटू NZ। ये तुम्हारा एक होता है NZ, FT इंटू NZ। एक और फॉर्मूला होता है FM इसकल टू, ठीक है। अब देखो FT तुम्हारा क्या होता है, फीड पर टूथ कितना दे रहे हैं वो इसमें होता है। देखो ये क्या है तुम्हारे यहाँ पे मैक्सिमम कितने के होता है ना जी, 2 बाई NZ स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो यहाँ पे FM का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, FT इंटू NZ। FT क्या हो जाएगा तुम्हारा, फीड पर टूथ जो फीड दे रहे हैं वो तुम्हारा हो गया, और NZ तुम्हारा RPM और Z तुम्हारा नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। FM तुम्हारा mm पर मिनट में होता था, टेबल स्पीड। देखो FT है ना, FT फीड पर टूथ कितना आ रहा है वो निकालने के लिए। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, जो तुम्हारा गैप पूरा खत्म हुआ। सिमेट्रिक मिलिंग की बात करें तो क्या होता है, एक सिमेट्री मतलब कंपल्सरी अप्रोच क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या होता है, 1/2 इंटू डी माइनस डी स्क्वायर माइनस W स्क्वायर। इसमें तुम्हारा D व्हील डाया होता है, W तुम्हारा विड्थ और वर्कपीस होता है। और सिमेट्रिक रहा तो क्या हो जाएगा, 1/2 डी माइनस डी स्क्वायर माइनस W प्लस 2y का होल स्क्वायर। y तुम्हारा क्या हो गया, जो तुम्हारा डिस्टेंस वो असिमेट्रिक है जितना डिस्टेंस है, ये सब तुम्हारा हो गया। इसमें अब स्लॉट में तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम्हारा W और सेम D दोनों सेम है तो वो स्लॉट में नहीं होगा, तो सीधा क्या होता है, x D/2 होता है। D क्या होता है, डायमीटर ऑफ द व्हील, ठीक है। और एक पेरिफेरल की बात करते हैं तो उसमें क्या तुम्हारा होता है, कंपल्सरी अप्रोच रूट अंडर स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। डी तुम्हारा डेप्थ ऑफ कट हो गया, डी तुम्हारा कैपिटल डी तुम्हारा हो गया डायमीटर ऑफ द व्हील। मैक्सिमम थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 FM बाई NZ रूट अंडर स्मॉल डी बाई कैपिटल डी।
तो एफएम तुम्हारा क्या हो गया, टेबल स्पीड, किसी एम पर मिनट में रखते हैं। एन तुम्हारा क्या हो गया, आरपीएम है। जेड तुम्हारा नंबर ऑफ टीथ, स्मॉल डी तुम्हारा डेप्थ ऑफ कट, कैपिटल डी तुम्हारा क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द बीड। टी एवरेज क्या निकालते हैं, टी मैक्स बाई 2, जब टी मिनिमम का वैल्यू 0 होता है तुम्हारा तब। और एक तुम्हारा एफ एम स्क्वायर क्या होता है, एफ टी इंटू जी। एफ टी तुम्हारा क्या होता है, टूथ जो फीड पर टूथ जो देते हैं वो तुम्हारा क्या होता है, एफ टी तुम्हारा होता है। उसके बाद ये देखो यही फॉर्मूला तुम्हारा है। अब क्या होता है, मैक्सिमम मशीनिंग टाइम। मशीनिंग टाइम तुम्हारा क्या होता है, मशीनिंग टाइम का पहले से फॉर्मूला होता है LE/FM। मशीनिंग टाइम का एक जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारा क्या होता है, LE/FM। LE तुम्हारा लेंथ हो गया तुम्हारा, ये मैंने पहले तुम बता दिया कि LE कैसे निकालते हैं, पूरा लेंथ हो गया। और भाई FN का वैल्यू किस केस में, मिलिंग केस में। FN क्या होता है, FT इंटू NZ। तो यहाँ से FN निकल जाएगा ना जी, FT इंटू NZ, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, FT इंटू NZ आ जाएगा। यहाँ से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा मशीन LE/FM। तुम्हारा पहले बताया ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा कि फॉर्म मिलिंग क्या होता है। फॉर्म मिलिंग तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, कैन कट वेरियस शेप। फॉर्म मिलिंग तुम्हारा क्या होता है, बहुत वेरियस शेप कोई कट करता है। वर्क पीस मूव सो टेक, अच्छा वर्क पीस इसमें क्या करता है, मूव कर रहा है। क्या तो वर्क पीस लेंथ, ठीक है, वर्क पीस मूव सो टेक, चलो ठीक है तुम तो समझ गए। डबल डोर टेल रेस, अब देखो इसको डबल डोर टेल रेस बोलते हैं इसको। ये जो होता है डबल डोल टेल, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल LE/Y क्या होता है, FM। मशीनिंग टाइम तुम्हारा यहाँ पे निकालना है, इसका क्या फॉर्म में LE/FM को सेम चीज़। तो LE/FM तुम्हारा क्या होता है, LE मैंने निकालने के लिए पहले तुम बता रखा है, FM FT इंटू NZ निकाल दोगे। TS तुम्हारा सेटअप टाइम होता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें जो टोटल टाइम होगा, तो एक तो ये मशीनिंग टाइम ये निकला, लेकिन मशीन करने से पहले कुछ तो सेटअप करने का भी तो टाइम आएगा ना, तो सेटअप टाइम इसमें जोड़ देंगे। टोटल मशीन टाइम वैसे निकलता है, एक तो तुम्हारा वो टोटल जितना मशीन वो कट कर रहा है, टोटल टाइम अगर पूछा तो क्या करोगे, मशीन टाइम का और मशीन करने से पहले टूल को सेटअप करने में टाइम लगेगा, भी टाइम जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल टाइम देख लो, यहाँ पे है टोटल टाइम। अब देखो अगला नंबर क्या है इसका, इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग अ वर्कपीस इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट। इंडेक्सिंग इट्स अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग अ workpiece into equal number of parts or division by using index crank, index plate, gear drive and the workpiece to be index। देखो इंडेक्सिंग क्या होता है तुम्हारा, जो गियर हम रेशियो निकालते हैं ना जी, जैसे किसी का गियर रेशियो में क्या होता है कि बड़ा गियर छोटा गियर, फिर छोटा को एक और गियर से छोटा गियर से ऐड करते हैं, वही से इंडेक्सिंग होता है समझ लो। तो एक बड़ा गियर है, अब उसमें छोटा हमको स्पीड रिडक्शन करना है, तो क्या करें उसमें, और एक जो गियर भी लगा उससे हम एक बड़ा गियर लगा देंगे तो स्पीड तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा। स्पीड बढ़ाना है तो बड़ा गियर कुछ और उसके रिस्पेक्ट में छोटे गियर जोड़ देंगे तो स्पीड तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो वही तुम्हारा क्या होता है, इंडेक्सिंग कहलाता है। इंडेक्सिंग दो टाइप का होता है, एक तुम्हारा डायरेक्ट इंडेक्सिंग, ये पूछता है इंडेक्सिंग, वो पूछेगा नहीं उसका इंडेक्सिंग। डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्या कौन सा गियर यूज होता है, बेवल गियर। डायरेक्ट इंडेक्सिंग में कौन सा गियर यूज होता है तुम्हारा, डायरेक्ट इंडेक्सिंग में वेवल गियर। और तुम्हारा जो इसमें गियर रेशियो कितना होता है 24:1, याद रखना, ये से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। डायरेक्ट इंडेक्सिंग किसमें कौन सा यूज होता है गियर, वेवल गियर। और तुम्हारे एक का गियर रेशियो कितना होता है 24:1। और बात करें इंडेक्सिंग क्रैंक रिवोल्यूशन का कितना हो जाएगा 24/n नंबर ऑफ डिवीजन तुम्हारा होता है। एन यहाँ RPM नहीं होगा इंडेक्सिंग में, ये नंबर ऑफ डिवीजन तुम्हारा हो गया, समझ में आ गया ना। सिंपल नंबर ऑफ डिवीजन इतना तो इन नंबर ऑफ डिवीजन, जैसे यहाँ देखो नंबर ऑफ डिवीजन 6 दे रखा है, तो मैं बोल रहा है कि इंडेक्सिंग क्रैंक रिवॉल्यूशन मतलब ICR निकालो, तो क्या करोगे, अगर तुम्हारा डायरेक्ट है तो 24/n कर दोगे सीधा। अगला नंबर तुम्हारा क्या आता है, यहाँ तो तुम्हें दिख गया, यहाँ तो तुम्हें पता लग गया 24/n कैसा है, ये कैसा मतलब नहीं है, बस याद रखना। डायरेक्ट इंडेक्सिंग में बेवल गियर यूज होता है, और इसका इंडेक्सिंग क्या होता है तुम्हारा, इंडेक्स क्रैंक रिवॉल्यूशन कितना होता है 24/n। एन तुम्हारा क्या होता है नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। दूसरा तुम्हारा सिंपल इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग कौन सा गियर यूज करते हैं, वॉर्म गियर। देखो वॉर्म गियर इसमें यूज करते हैं। सिंपल में तुम्हारा वॉर्म, सिंपल है तो वॉर्म रहेगा, ऐसे याद रखना, सिंपल है तो वॉर्म रहेगा। वॉर्म के डायरेक्ट में तुम्हारा वेवल यूज करते हैं। डायरेक्ट में तुम्हारा डायरेक्ट इंडेक्सिंग क्या होता है DB, डायरेक्ट में क्या होगा DB। जैसे डायरेक्ट डायबिटीज टाइप का रहेगा तो DB तुम्हारा तो वेवल गियर यूज होते हैं। और सिंपल है तो वॉर्म हो जाएगा, तो उसमें क्या यूज होगा तुम्हारा गियर रेशियो में 40:1 होता है, तो इसका इंडेक्स क्रैंक रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 40/n। समझ में आ गया, इतना से ज़्यादा तुमसे पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं।
ये सब बोल रहा हूँ, बस ये सब मेंशन तुम करते जाना। अब देखो साइड मिल कटर, एक साइड मिल कटर जो थर्ड वाला था, फॉर द कटिंग कीज बेस इन द स्लॉट। देखो जो भी कीवेज को कट करते हैं तो उसमें साइड मिल कटर फॉर कटिंग कीवेज इन द साफ्ट। साफ्ट में जो यूज़ करते हैं हम क्या, जैसे तुम फ्लाइंग व्हील जो कनेक्ट होता है साफ्ट में तो उसके लिए स्लॉट करता है साफ्ट में, वो किससे करता है, साइड मिल कटर से। ये ठीक है, अगर एक रहा तो वो तुम्हारा साइड मिल कटर हो गया, अगर एक से ज़्यादा हो गया तो उसको स्ट्रेडल, क्या था, स्ट्रेडल मिलिंग बोलते हैं। क्या होता है स्ट्रेडल मिलिंग, मतलब कम्बिनेशन ऑफ टू साइड मिल कटर। जब दो साइड मिल कटर को कंबाइन कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्राडल मिलिंग कटर बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हें देख रहे हो स्ट्राडल मिलिंग कटर, ठीक है। अब देखो गैंग मिलिंग कटर, गैंग से नाम ही लग रहा है कि बहुत सारा लोग होगा, बहुत सारा गैंग मतलब बहुत, तो क्या होगा गैंग मिल कटर। कम्बिनेशन ऑफ पेरिफेरल कटर, साइड मिल कटर में कौन सा यूज करते हैं हम, क्या तुम्हारा साइड मिलिंग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन गैंग मिल क्या करते हैं, पेरिफेरल कटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कम्बिनेशन ऑफ द पेरिफेरल कटर यूज टू रिमूव मटेरियल साइमल्टेनियसली फ्रॉम द लार्ज वर्क पीस। अगर लार्ज वर्क पीस में साइमल्टेनियस बहुत सारा मटेरियल रिमूव करना तो कौन सा यूज करना है, गैंग मिल कटर। गैंग मिल कटर में कौन सा यूज करते हैं, पेरिफेरल कटर यूज, सॉ मिलिंग, सॉ से नाम लगे सॉ। फॉर वेरी नैरो ग्रुप करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, सॉ मिल कटर। और वेरी नैरो ग्रुप कटिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, सॉ मिल कटर। अब अगला देखो रेसिप्रोकल मिलिंग, टेबल कैन शिफ्ट अपसाइड डाउन लैंडिंग। टेबल कैन, रेसिप्रोकल में क्या कर सकते हैं, टेबल कैन शिफ्ट अपसाइड और डाउनलोडिंग अनलोडिंग इज परफॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग। समझ में आ गया, मतलब अपसाइड डाउनलोडिंग एंड डाउन अपसाइड, मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल मिलिंग में क्या कर सकते हैं, टेबल को हम शिफ्ट करते हैं अपसाइड और डाउन साइड। इसमें लोडिंग अनलोडिंग तुम्हारा क्या कर सकते हैं, मशीनिंग के समय हम लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ मशीनिंग वर्कपीस इज लोड, टाइम ऑफ मशीनिंग वर्कपीस इज लोड, सो नो आइडियल। इसमें तुम्हारा आइडियल टाइम नहीं होता है जब मशीनिंग टाइम। देखो ये तुम्हारा वर्कपीस ए भी हो गया, अगर इसका वर्कपीस हो, इसका तुम्हारा मशीनिंग हो रहा है तो नीचे हम लोड कर देंगे, और ये तुम्हारा अब ये होगा तो फिर ये अब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और फिर वर्कपीस को हम क्या करते हैं, लोड करेंगे। तो इसमें कोई आइडियल टाइम नहीं है, तो मीन्स कोई खाली टाइम इसमें नहीं होता है। किसमें खाली टाइम नहीं होता तुम्हारा, रेसिप्रोकल मिलिंग में। अब ग्रुप काटने की कोशिश करते हैं, सॉ मिलिंग। देखो आगे यूनिवर्सल मिलिंग, टूल कैन बी स्विल इन द वेरियस डायरेक्शन, मतलब क्या होता है, टूल बहुत सारे स्विंग कर सकता है, टूल बहुत सारे डायरेक्शन में स्विंग कर सकता है, ठीक है। इससे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंटूर कैन बी मशीन्ड, मतलब क्या होगा, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंटूर भी इससे हम मशीन कर सकते हैं। देखो इसमें जैसे 5 एक्सिस हो गया, सीएनसी मिल और एनसी, मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल, फिर ये तुम्हारा एनसी सीएनसी हो गया, ये 5 एक्सिस, मतलब क्या होगा, बहुत सारे स्विंग कर सकते हैं बेसिकली टूल इसमें बहुत सारे डायरेक्शन में। सीएनसी का टाइप क्या क्या होता है तुम्हारा, सीएनसी का टाइप यहाँ देखो, सीएनसी लेथ एक हो गया, सीएनसी मशीन ड्रिलिंग मशीन हो गया, सीएनसी मिलिंग मशीन हो गया और वीएमसी। समझ में आ गया। अब अगला क्या है तुम्हारा, बेड टाइप ऑफ प्लेनर मशीन मिलिंग मशीन। एक अब तुम्हारे बेड टाइप, अगला टाइप तुम्हारा क्या, बेड टाइप प्लेनर मिलिंग मशीन। देखो S1 S2 हॉरिजॉन्टल स्पिंडल हेड, एक S1 हो गया, इस मतलब बेड टाइप मतलब बहुत बड़ा, तो ये वर्कपीस है, ये बेड है। S1 S2 तुम्हारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल हेड हो गया। S2 S3 तुम्हारा क्या, वर्टिकल स्पिंडल हेड हो गया। लार्ज वर्कपीस जो बहुत बड़ा वर्कपीस है उसको किससे मशीन करेंगे, बेड टाइप प्लेनर मैकेनिज्म से। मल्टीपल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पिंडल हेड्स, मतलब क्या, बेड टाइप में क्या यूज करते हैं हम, मल्टीपल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो स्पिंडल, तो किस में होता है, बेड टाइप में होता है। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या होता है, यहाँ देखो गैंग मिल में क्या होता है, सारा पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल मतलब क्या होगा, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल होता है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह प्लेनर मशीन में क्या होता है, बेड टाइप प्लेनर मिलिंग में कि तुम्हारा बहुत सारा क्या होता है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पिंडल यूज करते हैं। ऑल द सरफेस कैन बी मशीन एट वन टाइम, मतलब क्या होगा, एक एट ए टाइम जिससे हम मशीनिंग करेंगे उसमें क्या होगा, बहुत सारा साइड को एक साथ हम कर सकते हैं, मतलब सारे सरफेसेस को एक साथ हम मशीन कर सकते हैं। एबल टू विदस्टैंड हैवी वाइब्रेशन, ये बड़ा होता है, मास का ज़्यादा, इसके कारण क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, विदस्टैंड मतलब आइसोलेट कर सकता है। एट वन टाइम इट्स बेस ऑल द सरफेस, एक टाइम पे तुम्हारा सारा का सारा जो जितना सरफेस है वो मशीन हो जाएगा बेस को छोड़कर, लेकिन क्योंकि बेस नीचे तो रह नहीं सकता है टूल। अगर हेलिकल मशीनिंग, हेलिकल ग्रुप आर प्रोड्यूस ओवर द सिलेंड्रिकल
और फ्रस्टन ऑफ कोन बाय द फॉर्म ऑफ कटिंग अप्लीक। हेलिकल मिलिंग से साफ होता है कि तुम्हारा हेलिकल ग्रुप कटिंग करेंगे। तो हेलिकल ग्रुप कहाँ कहाँ, या तो सिलेंडर पे हमको हेलिकल कटिंग चाहिए ग्रुप तो यूज़ करेंगे, या फिर तुम्हारा किस पे तुम्हारा यूज़ करेंगे, कोन के तुम्हारा जो ये फ्रस्टन रहेगा उस पर अगर चाहिए हेलिकल तो किससे करते हैं, हेलिकल मिलिंग से करते हैं। अब देखो ज़्यादा है नहीं, इतना ही है। अब देखो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलिंग, मिलिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो मिलिंग का कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं तो क्या तुम्हारा होता है, इट इज़ एन इंटरप्टेड और इंटरमीडिएट कटिंग ऑपरेशन, वाइब्रेशन इंड्यूस आर जनरली हाई। ये तुम्हारा क्या होता है, ऑब्वियसली आप मिलिंग कर रहे हैं तो इंटरप्ट बहुत सारा होता है। अब एक बार मान लो साइड कर रहे हैं तो बेस करने के लिए उसको रोकना पड़ता है, मतलब क्या, फिर इंटरमीडिएट रुक रुक के भी मशीनिंग हो सकता है ना। और बीच में रुकावट भी आता है, क्यों होता है, क्योंकि अब कितना भी अच्छा मशीनिंग कर लो, जैसे बेड टाइप में क्या होता है सारा फेस एक बार मशीन कर सकते, लेकिन बेस का तो नहीं कर सकते हैं, तो बीच में कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा तो बेस होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये इंटरप्टेड और इंटरमीडिएट कटिंग ऑपरेशन होता है, क्योंकि मशीनिंग होता है, मटेरियल रिमूव होता है, इसमें क्या होता है वाइब्रेशन बहुत इंड्यूस होता है। इसका तुम्हारा क्या होता है, चिप थिकनेस वेरिएबल होता है मिलिंग में। मेथड ऑफ विजिस्टेंट वाइब्रेशन इफेक्ट, अब देखो वाइब्रेशन हो तो वाइब्रेशन को आपको सरफेस फिन अच्छा रखने के लिए वाइब्रेशन को आइसोलेट करना पड़ेगा, उसका हटाने का बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बाय यूजिंग द रिजिड मशीन। जैसे तुम्हारा रिजिड मतलब बेड टाइप मिलिंग मशीन, बेड टाइप क्योंकि बड़ा होता है तो इसका वेट ज़्यादा होता है, जिसके कारण से क्या होता है वाइब्रेशन कम हो जाता है, सरफेस फिन अच्छा हो जाएगा। बाय प्रोवाइडिंग नॉन जीरो हेलिक्स कटर, जो हेलिक्स कटर यूज करते हैं तो उसमें जीरो अगर हेलिक्स एंगल रहेगा तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, तो क्या करेंगे नॉन जीरो हेलिक्स एंगल यूज करेंगे उसमें। बाय प्रोवाइडिंग एक्सियल रेक, बाय प्रोवाइडिंग क्या होता है एक्सियल रेक हम प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, तो उसका वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। सब मेथड है कि वाइब्रेशन कैसे पूछेगा तुमसे, कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं मिलिंग में कि उसका वाइब्रेशन आइसोलेट हो जाए, तो कौन कौन सा हो जाएगा। एक तुम्हारा होता है कि रिजिड मशीन यूज करेंगे, जैसे तुम्हारा होगा कि बेड टाइप, और दूसरा प्रोवाइड क्या करेंगे नॉन जीरो क्या करेंगे हेलिक्स एंगल, ठीक है। उसके बाद एक्सियल रेक प्रोवाइड कराएंगे। अब देखो रीजन क्यों प्रोवाइडिंग नॉन जीरो हेलिक्स एंगल से क्यों तुम्हारा वाइब्रेशन कम होता है, यहाँ लिखा हुआ है देखो। बाय प्रोवाइडिंग ए जीरो हेलिक्स एंगल द लोड इज ऑब्जर्व्ड इज मैक्सिमम, मतलब जब हम जीरो हेलिक्स एंगल देंगे तो क्या होगा, लोड जब कटिंग करना शुरू करेगा, मशीन करना, तो लोड मैक्सिमम होगा। व्हेन द कटर इंगेज्ड विद वर्क पीस फॉलोड बाय ए सडन, मतलब जब तुम्हारा वर्क पीस के साथ टूल सडन इंगेज होगा तो तुम्हारा क्या होगा, इंगेज या डिसंगेज होगा, तुम्हारा क्या होगा, टू एडजस्टिंग टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द वर्क पीस इन द सडन मैनर, तो तुम्हारा सडन मैनर में सारा उसका कॉन्टैक्ट होगा, वर्क पीस टूल का जितना तीत होगा जो सडन तुम्हारा वर्क पीस से कॉन्टैक्ट में आएगा, जिसके कारण शॉक उसको महसूस होगा और तुम्हारा वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। अगर नॉन जीरो करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ग्रेजुअली कॉन्टैक्ट में आएगा, पहले वन फ्लूट आएगा, फ्लूट में तुम्हारा उसका फ्लूट समझ गया ना, तो फ्लूट क्या होगा तुम्हारा, जैसे ये फ्लूट हो गया तो क्या होगा नॉन जीरो करेंगे तो पहले उसका एक फ्लूट आएगा, फिर धीरे दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे ऐसे करते पूरा का पूरा जो कटिंग टूल है एक बार में वर्क पीस आएगा, लेकिन ग्रेजुअली आएगा। इस कारण तुम्हारा क्या होगा, इसमें बेसिकली वर्क पीस पे क्या होगा, शॉक नहीं जनरेट करेगा टूल, और डिसंगेज भी वो स्लोली ही होगा, समझ में आ गया। तो इसका आराम से क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन कम हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे देख लो तुम, एक ग्राफ है जैसे ये, इसमें जो हम हेलिक्स एंगल इसमें रखते हैं जीरो रखते हैं, साई हेलिक्स एंगल जीरो, तो वाइब्रेशन देखो एक बार डाउन अप डाउन, मतलब क्या वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या बोलते हैं साई को यानी हेलिक्स एंगल कम करते हैं तो वाइब्रेशन क्या होगा तुम्हारा छोटा, इसका क्या होता है एम्पलीट्यूड, इस तरह समझ लो कि तुम्हारा क्या हो गया, कम हो गया इसका, इसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड था वाइब्रेशन का, तो वाइब्रेशन तुम्हारा डिक्रीज हो गया। अब अगला हम टर्म बात करते हैं किसका, तुम्हारा देखो साइड रेक एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया क्वेश्चन है। साइड रेक एंगल साफ फॉर सडन कॉन्टैक्ट इम्पैक्ट लोड, मतलब साइड रेक एंगल यूज करते हैं सडन कॉन्टैक्ट से बचने के लिए, कौन सा एंगल यूज करते हैं हम, साइड रेक एंगल यूज करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट कटिंग ऑपरेशन पॉजिटिव साइड, अगर इंटरमीडिएट कटिंग ऑपरेशन में यूज कौन सा करते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल। साइड रेक एंगल रिड्यूस इम्पैक्ट शॉक, साइड रेक एंगल क्या करता है तुम्हारा इम्पैक्ट रिड्यूस, साइड रेक एंगल रिड्यूसेस इम्पैक्ट शॉक ऑन द इंटरमीडिएट कटिंग ऑपरेशन। जब इंटरमीडिएट कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो कौन सा यूज करेंगे, साइड रेक एंगल, क्या साइड रेक एंगल, उसमें ही पॉजिटिव साइड रेक एंगल यूज करेंगे, ठीक है, वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। एक रेडियल रेक एंगल फॉर बेटर चिप फ्लो, रेडियल रेक एंगल फॉर बेटर चिप फ्लो, और इन रेक एंगल फॉर
दो तुम्हारा होता है। बेटर चिप फ्लो कौन सा यूज़ करेंगे हम? रेडियल। रेडियल रेक्टेंगल तुम्हारा क्या है, क्या तुम्हारा यूज़ करेंगे? बेटर चिप फ्लो के लिए कौन सा एंगल यूज़ करते हैं? रेडियल रेक्टेंगल। इस इंपॉर्टेंट है, बेटर चिप फ्लो कौन सा यूज़ करते हैं? रेडियल रेक्टेंगल। और उसके बाद इन रेक्टेंगल क्या होता है तुम्हारा? इन रेक्टेंगल, रेडियल रेक्टेंगल। देखो अब देखो ये पूछे बहुत बार, देखो इन रेक्टेंगल और रेडियल रेक्टेंगल समझो दोनों सेम है। इन रेक्टेंगल देखो इंजीनियर का क्या होता है, ER लिखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म, तो मतलब इन रेक्टेंगल तुम्हारा हो गया तो क्या होगा तुम्हारा ये ई फॉर इंजीनियर, और तुम्हारा ER लिखते हैं तो R रेडियल, मतलब इन रेक्टेंगल वही क्या बोलते हैं? रेडियल रेक्टेंगल। साइड रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं तुम्हारा? एक्सियल रेक्टेंगल। समझ गया? दो एक्सियल हो गया तो और रेडियल, तो रेडियल किसको बोलेंगे? इन रेक्टेंगल को, और साइड रेक्टेंगल क्या बोलेंगे? एक्सियल। तो मैं बताऊंगा, मैं टूल जहाँ पे मशीन टूल पढ़ेंगे वहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि रेक्टेंगल सब क्या होता है। इन अप मिलिंग हाई एक्सियल रेक्टेंगल रखते हैं अप मिलिंग में, क्यों? रेक्टेंगल विल प्रोवाइड एंड डाउन मिलिंग कटर इज लो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तुम्हारा क्या करता है? बेसिकली चिप फ्लो को बेटर करता है। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए तुम्हारे क्या होता है उसमें, और वाइब्रेशन को भी कम करता है। तो किसमें सबसे ज़्यादा, जब हम अप मिलिंग की बात करें तो क्या करेंगे उसमें? क्या कर रखते हैं तुम्हारा? एक्सियल हाई एक्सियल रेक्टेंगल रहता है। उसमें क्या होता है तुम्हारा? हाई एक्सियल रेक्टेंगल होता है तुम्हारा। तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा किस में यूज होता है? तुम्हारा अप मिलिंग में एक्सियल रेक्टेंगल यूज करते हैं, अप में एक्सियल रेक्टेंगल यूज करते हैं, और डाउन में तुम्हारा क्या होता है? एक्सियल रेक्टेंगल कम होता है। समझ में आ गया? क्यों? इसकी भी बताऊंगा जब मशीन टूल पढ़ाऊंगा। क्या है? इन अप मिलिंग हाई रेक्टेंगल यूज करते हैं प्रोवाइडेड, एंड डाउन मिलिंग क्या होता है तुम्हारा? डाउन मिलिंग में एक्सियल रेक्टेंगल का वैल्यू तुम्हारा कम होता है। हाई किस में यूज करते हैं? अप मिलिंग में, अप में हाई एक्सियल रेक्टेंगल, और डाउन में लो एक्सियल रेक्टेंगल। डाउन मिलिंग रेक्टेंगल इंक्रीज मोर लिखा हुआ है, देखो डाउन मिलिंग में क्या होता है? डाउन मिलिंग, लेकिन रेडियल उल्टा हो जाएगा क्योंकि रेडियल उल्टा होता है, तो ऐसे ही रेडियल और एक्सियल दोनों उल्टा हो गया। तो हाई अगर हम अप मिलिंग में यूज़ कर रहे हैं हाई, क्या अप मिलिंग में यूज़ कर रहे हैं हाई एक्सियल रेक्टेंगल, तो उसमें कौन सा लो क्या करेंगे? लो क्या करेंगे? रेडियल एंगल। बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, इतना मत रखें। इन रेक्टेंगल क्या बोलते हैं? रेडियल रेक्टेंगल। साइड रेक्टेंगल क्या बोलते हैं? एक्सियल रेक्टेंगल। ये इंजीनियर को ER लिखते हैं तो E फॉर इन रेक्टेंगल, R फॉर रेडियल रेक्टेंगल। समझ गए? तो देखो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक्सियल रेक्टेंगल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्सियल रेक्टेंगल और रेडियल रेक्टेंगल। अप मिलिंग मशीनिंग में हम क्या करते हैं? हाई रेडियल रेक्टेंगल यूज करते हैं, और डाउन मिलिंग मशीनिंग में क्या करते हैं? लो एक्सियल रेक्टेंगल यूज करते हैं। समझ में आ गया? वैसे ही अप मिलिंग में क्या करते हैं हम कि तुम्हारा लो रेडियल रेक्टेंगल यूज करेंगे, और डाउन मिलिंग क्या करेंगे? हाई क्या रेडियल रेक्टेंगल यूज करेंगे। तो तुम्हारा ये आज का पूरा हो गया, ये मिलिंग का सारा पार्ट हो गया। इसका जब क्वेश्चन करो तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नोट्स सब वीडियो को पॉज करके या स्लो करके तुम देख सकते हो अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो। अगली नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें शुरुआत क्या करूँगा? ग्राइंडिंग से बहुत सारा क्वेश्चन होता है। आज के लिए ओवर। ओके बाय।